हेलो बच्चों, ये आ चुका है वीडियो नंबर 5 और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लेते हैं, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। तो लिखेंगे द एनर्जी possessed possessed by a body by virtue of its motion is called काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है बच्चों काइनेटिक एनर्जी? हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे मूविंग विंड, मूविंग विंड possess काइनेटिक एनर्जी। जो हवाएं चलती है ना बेटा, उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? हवा के पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। दूसरा, मूविंग वाटर, मूविंग वाटर possess काइनेटिक एनर्जी। मूविंग वाटर के पास भी कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। वैसे ही कोई साइकिलिस्ट है, possess काइनेटिक एनर्जी। आप साइकिल चलाते हो ना, तो आपके पास कौन सी एनर्जी होती है उस समय? काइनेटिक एनर्जी होती है। कोई फोर व्हीलर गाड़ी होती है, कोई कार है, अगर वो चल रही है वी वेलोसिटी के साथ, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। विंड के पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। फ्लोइंग वाटर के पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। वैसे ही मूविंग बॉल, आपने क्रिकेट बॉल देखी है ना, उसके पास भी कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। यहां पे m क्या है बच्चों? m है मास और v क्या है? वेलोसिटी। m इज मास एंड v इज वेलोसिटी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में लिखा है 1/2 mv²। इसका मतलब अगर v इज इक्वल्स टू 0 हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 0। अगर v 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? 0 है। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए? 0। ठीक है ना। तो मान लिया अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, वो v वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसके पास एनर्जी होनी चाहिए 1/2 mv²। अगर इसका मास दे दिया गया है आपको 5 kg और इसकी वेलोसिटी दे दी गई है 5 मीटर पर सेकंड, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए? 1/2 मल्टीप्लाइड 5, दैट इज मास, और उसकी वेलोसिटी 5 का स्क्वायर, दैट इज 25। तो 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 125 डिवाइडेड बाई 2। तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या आनी चाहिए? मास की यूनिट क्या होती है बच्चों? किलोग्राम। ठीक है ना। और यहां वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब मीटर अपॉन सेकंड, इस पे लगा दीजिए होल स्क्वायर। तो अगर हम इसकी यूनिट देखें तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट होती है जूल। जैसे वर्क की यूनिट होती है, वही किसकी यूनिट होती है? काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू मेजर काइनेटिक एनर्जी। हाउ टू मेजर काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले बच्चों आप ये समझें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ
body can be measured, can be measured by calculating amount of work, amount of work required to move the object which is at rest, or amount of work required to stop the moving object, stop the moving object। देखो बच्चों, बहुत सिंपल सी चीज है। काइनेटिक एनर्जी को मेजर करना है। किसको मेजर करना है? काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है ना? तो मान लिया हमारे पास एक m मास का ऑब्जेक्ट है, हमें पता लगाना है इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट, इस ऑब्जेक्ट को चलाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वो किसके बराबर होगा? इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इसका u 0 है, तो इस ऑब्जेक्ट को चलाने में जो हम वर्क करेंगे वो किसके बराबर होगा? इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है? अगर ये ऑब्जेक्ट पहले से चल रहा है, u इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इस ऑब्जेक्ट को चलते से रोकने के लिए कितना वर्क करना है? दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? वो किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से चल रहा है तो इसको रोकने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, वो भी किसके बराबर होगा? इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करते समय अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है? तो इसकी दो मेथड्स होंगी, पहली सिंपल मेथड होगी और दूसरी होगी कैलकुलस मेथड। तो पहले हम देखेंगे सिंपल मेथड से। मैंने आपको क्या बताया? अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done to move a body from rest position is called kinetic energy। पॉइंट नंबर 1, मैंने तो दो तरीके बताए कि चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने में जो वर्क किया वो भी काइनेटिक एनर्जी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको चलाने में जो वर्क किया वो भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना? पॉइंट नंबर 2, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m which is at rest, which is at rest। कोई ऑब्जेक्ट है ये जिसका मास है m और ये रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है ना? पॉइंट नंबर 2, सपोज कैपिटल F is the force applied on the object and displaces the object in the direction of force, in the direction of force by a distance
एस। तो ये पहले से रेस्ट पे था, इस पर एक फोर्स लगाया एफ वेक्टर, जिसके कारण इसमें एक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ मेरे प्यारे बच्चों, एस वेक्टर। किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया, वो ऑब्जेक्ट पहले से रेस्ट पे था, उस ऑब्जेक्ट का मास m है, इस फोर्स के कारण इसमें प्रोड्यूस हुआ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना बच्चों? तो हम लिख सकते हैं इस कंडीशन के लिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। हमें पता है u कितना है, 0, क्योंकि इनिशियली तो ये रेस्ट पे था, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, 2as। तो v स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, s। ये डिस्प्लेसमेंट है, या फिर यहां पे मैंने लिख दिया बाय ए डिस्टेंस s। आप चाहे तो डिस्प्लेसमेंट ले लें, आप लिख सकते हैं बाय ए डिस्प्लेसमेंट s। अब बच्चों हमें पता है w बराबर क्या होता है, fs या f वेक्टर डॉट s वेक्टर। मान लिया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो w बराबर क्या आएगा, एफ एस कॉस जीरो। कॉस जीरो क्या होता है, 1, तो w बराबर एफ एस। यहां w इज इक्वल्स टू एफ, एस की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, वी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, और f बराबर हम क्या लिख सकते हैं, f इज इक्वल्स टू एम ए। तो यहां लिख दीजिए w इज इक्वल्स टू एफ की जगह लिखो एम ए वी स्क्वायर अपॉन 2a। ए से ए कैंसिल, w इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2। मेरे प्यारे बच्चों, ये काय का डेरिवेशन हुआ, काइनेटिक एनर्जी। और हमने कौन सा फॉर्मूला डेराइव किया, w इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2। और ये जो वर्क है ना w, ये इस ऑब्जेक्ट को जो जिसकी वेलोसिटी u बराबर 0 थी, उसको s डिस्प्लेसमेंट कराने में जो वर्क किया वो कितना है, एम वी स्क्वायर अपॉन 2। और ऊपर क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क डन, सॉरी यहां डन आना चाहिए, टू मूव अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसको मूव कराने में जो वर्क किया वही क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब हम देखते हैं दूसरी मेथड, जिसे हम कहते हैं कैलकुलस मेथड। हम कैलकुलस मेथड की हेल्प से भी काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। तो सबसे पहले सपोज देयर इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। m क्या है बच्चों, यहां पे m इज द मास। और हम मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है, 0। u इज द इनिशियल वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या है, 0। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, तो मान लेते हैं कि इस पर फोर्स लगाया गया है F वेक्टर। सपोज F वेक्टर इज द अप्लाइड फोर्स। अब इस फोर्स के कारण इसमें एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आता है। सपोज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इसमें एक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है dx वेक्टर, वेयर dx वेक्टर इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इनिशियली क्या है, रेस्ट पे है। f वेक्टर क्या है, फोर्स अप्लाइड। इस फोर्स के कारण इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, डिस्प्लेसमेंट dx वेक्टर। ठीक है ना, सपोज dw इज द स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन। तो dw क्या है, स्मॉल वर्क डन है। हम क्या लिख सकते हैं, इस dw को, dw इज इक्वल्स टू f वेक्टर डॉट dx वेक्टर।
और ये मान लेते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 है, एफ वेक्टर और dx वेक्टर इनके बीच का एंगल कितना है, 0 है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसमें छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो dx है। तो dx और f का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो dw बराबर क्या लिख सकते हैं, f dx cos 0 डिग्री। तो dw इज इक्वल्स टू f dx। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है f इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, ma, और a इज इक्वल्स टू क्या होता है, dv अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो m dv अपॉन dt f की जगह लिख सकते हैं। तो यहां पे dw इज इक्वल्स टू f की जगह क्या लिख दिया, m dv अपॉन dt, और यहां पे एज इट इज क्या लिख दिया, dx। अब यहां पे आप देख रहे हैं ये dx है, ये dt है, तो इस dx अपॉन dt को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dw इज इक्वल्स टू m dv, और यहां dx अपॉन dt की जगह क्या लिख दिया, v। तो dw इज इक्वल्स टू mv dv। ये स्मॉल वर्क डन आ गया। ठीक है, अब हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है u बराबर 0 से लेकर के u बराबर v तक, या फिर सीधा सीधा बोल दो, इनिशियल वेलोसिटी 0 से लेकर के फाइनल वेलोसिटी v तक वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो इस वर्क को क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dw, मतलब इसका इंटीग्रेशन mv dv का इंटीग्रेशन, u कितना था इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, तो w इज इक्वल्स टू मास कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dv 0 टू v। अब देखें यहां पे m एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v dv क्या करेंगे, v स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू v, ये w है। तो w इज इक्वल्स टू m, फाइनल वेलोसिटी है ये v, और यहां पे v क्या है, अपर लिमिट है, u क्या है, लोअर लिमिट है, तो यहां लिख देंगे v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। तो w इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन 2। तो बच्चों यही वर्क डन किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर। तो हम लिख सकते हैं हेंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन 2। तो ये कौन सी मेथड थी, कैलकुलस मेथड थी, जिससे हमने क्या प्रूव किया है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो आएगा कंजर्वेटिव फोर्सेस पे, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पे।